हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से पहले हमने जो लास्ट क्लास में जो कराया था चेर वंश और पांड वंश, जो हमने पांड वंश की जानकारी बताई थी वो इस प्रकार बताई थी कि वो सबसे ज़्यादा यानी चोल और चेर में सबसे ज़्यादा लड़ाका थे। हमने बताया कि वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। हमने चेर के बारे में बताया कि उनका एक जो राजा था शेर गुटवन, जिसको लाल चेर कहा जाता था, उसने पत्नी पूजा स्टार्ट कराई। और हमने बताया कि जो राजा था उदयन परेल, उसने जो महाभारत कालीन जो योद्धा थे उनके लिए भोजन कराया। उसके बाद हमने चेर और पांड वंश करा दिया था। आज चोल वंश कराने वाले हैं। चोल वंश का मतलब चोल का मतलब है नया। हमने बताया था आपको कि चेर का मतलब है पर्वतीय क्षेत्र और पांड का मतलब है सर्वाधिक पुराना, लेकिन वो पुराना नहीं था, पुराना चेर वंश ही था। चोल का अपना सही है, चोल का मतलब भी नया है और चोल वंश है भी नया। तो चोल वंश की राजधानी देख लेते हैं। तो चोल वंश की जो राजधानी थी चोल वंश की, वो उरईउर थी। उरईउर इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था। देखिए, एक बार देखें कि चोल वंश का जो उदय था, जो विकास था, वो दो चरणों में हुआ था। प्रथम चरण ये कि पहले चरण में उनकी राजधानी उरैयूर थी। प्रथम चरण में इस वंश का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां से 12,000 12,000 लोगों को बंदी बना लाया था और कावेरी नदी पर बांध बनाने का काम किया था। जो दोस्तों कावेरी नदी पर बांध है, वो कावेरी नदी का बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। जो कावेरी नदी पर करिकाल ने बांध बनवाया था वो भारत का सबसे पुराना बांध है और वो करिकाल ने बनवाया था। 12,000 मजदूरों को बंदी बना लाया था श्रीलंका पर आक्रमण करके। उसके बाद में जब बांध बन गया तो उसके चारों ओर अच्छे से सिंचाई होने लगी। बांध इसलिए बनाया जाता है कि जल को यानी कि पानी को स्टोर करके रखा जाए। जब पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगा तो हमारी जो भूमि है अच्छी से सींच पाएंगे उसको। और जब सिंचाई अच्छे से हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां की भूमि अधिक उपजाऊ हो जाएगी। तो ऐसा ही वहां पर हुआ था। बांध बन जाने के कारण यहाँ की भूमि की सिंचाई बहुत अच्छी तरह से हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ हो गई थी। उपजाऊ हो जाने के कारण यहाँ अनाज, कपास व धान की उपज या पैदावार इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि जितने बीच में एक हाथी लेट जाए, एक हाथी लेट जाने भर के बीच यानी कि उतनी जगह में हाथी भी थोड़े इतनी इतनी जगह में नहीं लेटता। तो जितनी भी जगह में लेटता है एक हाथी, उतनी जगह में ही उतनी ही भूमि पर 7 आदमियों का पूरे साल भर खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज हो जाया करता था। चोल वंश का जो उदय हुआ था, विकास हुआ था, वो अभी आपको हमने बताया कि 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में विकास होने का मतलब है कि पहले कुछ और था और उसके बाद कुछ और। पहले चरण में विकास यानी कि उनके राज होने के बाद इन्होंने 800 वर्ष 800 वर्ष एक लंबा पीरियड हो जाता है। तो 800 वर्ष इन्होंने सामंत के रूप में, सामंत का मतलब आपको पहले से बताते आ रहे हैं। मान लीजिए कि कभी ये राजा थे, उसके बाद इन्होंने 800 वर्ष सामंत यानी किसी राजा की नौकरी करी होगी। तो 800 वर्ष सामंत के रूप में जीवन व्यतीत किया। चोलों का जो दूसरा चरण है, उस चरण की बात करें तो ये दोबारा से 800 वर्ष बाद उभर के आए थे और इनकी राजधानी, इन लोगों ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। इस
इस चरण यानी कि दूसरे चरण की बात हो रही है। इस चरण का जो राजा था, राजा तो बहुत थे लेकिन जो सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र चोल। अभी इसके बारे में जो डीप जानकारी है वो भी होगी जब इनका दूसरा चरण आएगा। ये सबसे प्रतापी राजा थे राजेंद्र चोल, दूसरे चरण के चोलों के दूसरे चरण के सबसे प्रतापी राजा थे। उसके बाद जब इनका पहले चरण में ही चलते हैं, जब इनकी भूमि बहुत अच्छी उपजाऊ हो गई थी कावेरी नदी के अगल बगल में सिंचाई के कारण, बहुत दूर तक, अगल बगल का मतलब ये नहीं कि 1-2 किलोमीटर या मीटर, बहुत दूर तक, जब इनका जो कपास वाला मैटर था सबसे अधिक, इनके सूती कपड़े, कहा जाता है कि इनके जो कॉटन के कपड़े थे, सूती कपड़े थे, तो इतने महीन थे, इतने अच्छे थे कि जैसे सांप अपनी कांचुली उतारता है, सांप जैसे अपनी कांचुली उतारता है वैसे ही इनके सूती कपड़े थे। यानी कि इतने चमकीले, इतने पारदर्शी, मानो जैसे सांप की केंचुली हो, इतने अच्छे। यानी कि उस समय के विश्व प्रसिद्ध कॉटन का कपड़ा यानी सूती कपड़ा, कपास का कपड़ा, वो किसका था? तो वो चोलों का था। इनसे पहले पांड अपनी व्यापारिक स्थिति चरम पे थी पांडवों की। उनसे इन्होंने जब चोलों ने जब अपने कपड़े का बिजनेस यानी व्यापार करना शुरू किया बाहर रोम से, इनका जो संगम काल है, संगम काल के तीनों वंशों का रोम से सर्वाधिक व्यापार रहा। एक व्यवहार की बात होती है, रहा होगा कि चोलों का और रोम वालों का व्यवहार अच्छा रहा होगा, यानी कि उधारी सुधारी टाइम से आ जाती होगी, तो ऐसे इनका रोम से अच्छा व्यवहार था। तो इनके जो कपड़े थे विश्व प्रसिद्ध कपड़े थे। उस टाइम की विश्व प्रसिद्ध क्या चीज थी? तो इनके कपड़े थे। एक बार हम यानी कि संगम कालीन, अभी हमने संगम काल में चेर, पांड और चोल तीनों वंश की जानकारी ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि संगम कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो संगम कालीन अर्थव्यवस्था का मतलब है कि व्यापार होता था। व्यापार आपको बताया, पांडव जो पांड वंश का तो पता ही था कि मोतियों का होता है, लेकिन अभी संगम कालीन अर्थव्यवस्था का टोटल अर्थव्यवस्था यानी कि संगम कालीन टोटल संगम कालीन अर्थव्यवस्था देखेंगे तो वो कृषि से था, सूती वस्त्रों का व्यापार था। अब जब केरल की बात है, चेर तो केरल से थे, तो मसाले तो पीछे रहेंगे नहीं, मोती पांडवों के थे ही, आपको पहले बताया। ये जो सारा व्यापार था, ये जो बिजनेस था, सारा आना जाना, वो तमिलनाडु के अरिकामेडु अरिकामेडु ये बंदरगाह का नाम है, से होता था। ज्यादातर रोम से होता था, ये आपको बता दिया। एक बार जाति व्यवस्था देख लेंगे। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच करके कुछ नहीं था, जैसे कि तू ऊंची जात का, मैं बड़ी जात का, वैसा कुछ नहीं था। जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो ऊपर है। यानी कि गरीबी अमीरी के आधार पर था जो भी था जाति व्यवस्था। थोड़ा सा संगमकालीन बंदरगाह भी हम देख लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हर एग्जाम में, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनको देखेंगे कि चेर वंश में एक तो बंदर चेर बंदरगाह था, चेर वंश में बंदर चेर बंदरगाह था। इसको भूलने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बंदर आ रहा है तो बंदरगाह है, चेर आ रहा है तो चेर वंश का है। दूसरा मुजरिस बंदरगाह, एक तो बंदरचेर बंदरगाह और एक मुजरिस बंदरगाह। पांडवंश के देखेंगे साल्यूर और कोरकाय, साल्यूर कोरकाय, ये पांडवंश के हो जाएंगे। चोल वंश का कोहारा और उरई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो ये बंदरगाह 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चोल वंश का कोहारा है ये कई एग्जाम में देखने को भी मिला है। उसके बाद में संगम कालीन जो साहित्य थे उनके बारे में बात कर लेंगे। संगम कालीन जो साहित्य हैं हमारे, एक तो तोलकापियर है, ये तमिल साहित्य है। उसके बाद जीवक चिंतामणि है, तो ये जैन साहित्य है। सिलप्पाधिकारी,
जीवक चिंतामणि और सिलप्पाधिकारी दोनों ही जैन साहित्य हैं। मणि मेखले है, ये भी बौद्ध है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि संगम काल में, ये संगम काल है, इसमें ये हमारे साहित्य हैं, जैन भी है, बौद्ध भी है, तमिल साहित्य भी है। ये तिरुकुराल अभी पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। इनको यहां पर लिखते हैं, तिरुकुराल को तमिल का, तिरुकुराल को वहां का बाइबल माना जाता है, तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। तो बाइबल का मतलब होता है, बाइबल मीन्स होता है मुस्लिम समाज के लिए कुरान, हिंदू समाज के लिए गीता और ईसाइयों के लिए बाइबल। ऐसे ही तिरुकुराल को वहां का बाइबल, या कह लीजिए एक समझने के तौर पर, क्वेश्चन तो बाइबल करके ही बनेगा, समझने के तौर पर कह लीजिए कि तमिल साहित्य का तिरुकुराल कुरान की उपाधि था या गीता की जगह था, ऐसा कुछ समझने के तौर पर है, ना कि मैं बोल रहा हूं। वैसे क्वेश्चन तो बाइबल करके ही बनेगा। उसके बाद में हम सिलप्पाधिकारी की बात करेंगे। सिलप्पाधिकारी जीवक चिंतामणि तो जैन के थे, मणि मेखले बौद्ध के थे। तो इनका क्या मतलब है, ये जो संगमकालीन लोग थे ना, सबसे पहले हिंदू थे, फिर धीरे 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 चल के जैन बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध बनी, बौद्ध के बाद फिर धीरे धीरे से हिंदू बन गए दोबारा से। तो इसमें तीनों साहित्य देखने के लिए इसलिए मिल जाते हैं कि ये तीनों जो धर्म है, तीनों धर्म में ये रहे। अब थोड़ा सा सिलप्पाधिकारी के बारे में और मणि मेखले के बारे में हल्की सी एक छोटी सी जानकारी ये है कि ये जो सिलप्पाधिकारी है, ये नुपुर की कहानी है। नुपुर माने पायल, ये पायल की कहानी है। नुपुर मतलब पायल। एक छोटे राजा थे कोबलन, जिनकी पत्नी का नाम कड़गी था, कड़गी। तो कोबलन के पत्नी का नाम कड़गी था। तो पहले जमाने में राजाओं को शौक होते थे नाच गाने, ये रंगशालाओं में जाने के, ये सब चीज शौक होते थे। तो एक नचनिया थी माधवी नाम की, जिससे कि कोवलन राजा का मन फंस गया और उससे बातचीत हो गई। लेकिन जो माधवी थी एक गोल्ड डिगर टाइप की लड़की थी, यानी पैसे पे मरने वाली। तो उसने धीरे 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 जो कोवलन राजा थे उनकी सारी मनी खींच डाली अपनी तरफ को। और जब कोवलन गरीब हो गए, राजा से गरीब हो गए, तो माधवी कोवलन को लात मार के भगा दी कि चल निकल, अब तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये जो